गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ने वाले बेटा? स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण। ठीक है, क्या पढ़ने वाले बोलो? गोली दर्पण। यह आपको ध्यान है ना बेटा, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था बेटा, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोली दर्पण और परावलयाकार दर्पण। तो गोली दर्पण हमने आपको बताया था, जिसका सरफेस गोली होता है हम उसे क्या बोलते हैं? गोली दर्पण। अब ये गोली दर्पण बनाते कैसे बेटा? देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? एक हॉलो ग्लास स्फीयर, हॉलो ग्लास स्फीयर लेते हैं बेटा। ये देखो, खोखला कांच का गोला, खोखला कांच का गोला लेते हैं बेटा। ये अब हम इसको क्या कर देते हैं? यहां से कट कर देते हैं बेटा। जैसे हम यहां से इसको कट करेंगे, है ना, अब इस जो कटिंग सरफेस है इसको हम दो पार्ट में यूटिलाइज करते हैं बेटा। एक ये जो कटिंग पोर्शन है उसको यहां निकाल लेता बेटा, और दूसरा उसी कटिंग पोर्शन को मैं घुमा के रख देता हूं। ठीक है ना, ये ऐसा। अगर मैं इसको बाहर को, इसके आउटर सरफेस को पॉलिश करूं, ऐसे यहां से अगर पॉलिश कर दो इसको, तो हम इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, यानी कि कॉन्केव मिरर। ठीक है बेटा, ये। और अगर हम इसको अंदर सरफेस से पॉलिश करते हैं, है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण, यानी कि कन्वेक्स मिरर। या है ना बेटा। तब ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो इसका जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्केव रहता है, केव, गुफा, उसको अवतल दर्पण, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्सो होता है, उभरा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उत्तल दर्पण। क्लियर? अब हमको दर्पण के छोटे छोटे डेफिनेशन को स्टडी करना है बेटा। तो जैसा हम लोग एक दर्पण का बताएंगे तो उसी प्रकार दूसरे दर्पण का होगा। यानी मैं अगर अवतल दर्पण को डिफाइन कर रहा हूं तो उत्तल दर्पण का भी डेफिनेशन सेम टू सेम है बेटा। यानी आप कह सकते हो कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपको अवतल को कॉन्केव, उत्तल को हम लोग बोलते हैं बेटा कन्वेक्स। ठीक है ना, ये है। चलिए तो देखते हैं इसके वन बाय वन डेफिनेशन को, है ना, स्टडी करते हैं बेटा। तो ये देखिए, वन बाय वन स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, ये देखिए, तो ये हमने क्या लिया? एक हॉलो ग्लास स्फीयर, इसको हमने कट कर दिया बेटा, और यहां से हमने इसके बाहर के सरफेस को पॉलिश कर दिया। ये जो हम पॉलिश कर रहे हैं कौन सा मिरर बन जाएगा? कॉन्केव मिरर। अब हमको इसकी डेफिनेशन को ध्यान में देखना है, ध्यान में रखना है, अवतल दर्पण का। ठीक, तो ये जो स्फीयर है इसका जो सेंटर है बेटा, स्फीयर का जो सेंटर होता है ना, वो दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र, या सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या बोला बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ स्फीयर, है ना, ऑफ द मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा। अब सेंटर से हम इस मिरर पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर देते हैं। जिस पॉइंट पर ये नॉर्मल ड्रॉप होता है बेटा, हम उसे बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव, यानी कि पोल। या आपको ध्यान। ठीक है, तो पोल को ऐसा भी डिफाइन करते हैं, एट मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, है ना। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती बेटा,
इस लाइन को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मुख्य अक्ष बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, याद रखना। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं बेटा, है ना, याद रखना, क्लियर। ये जो डॉटेड लाइन है जो मिरर को ज्वाइन कर रहा है बेटा, ये है मिरर हमारा, इसका नाम रख देते हैं M1 M2, है ना, इसका नाम रख देते हैं M1 और M2। तो इन, है ना, जो मिरर के दोनों एंड को जो मिलाता है बेटा, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं बेटा हम लोग, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, जो दोनों मिरर के दोनों एंड को मिलाता है उसको बोलते हैं हम लोग द्वारक। क्या बोलते हैं बेटा, द्वारक, यानी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर, या आपको द्वारक, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, डायमीटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। दर्पण के व्यास को द्वारक कहते हैं, ना, गोले का नहीं बेटा, गोले का तो व्यास यहां से होकर जाता, ये दर्पण का व्यास है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं, क्लियर, गुड, है ना। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोकस, ये है फोकस, है ना, ये क्या बोलते हैं, फोकस। तो सेंटर और पोल के मिडिल पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस, है ना, ये आपको क्या बोलते हैं बेटा, फोकस बोलते हैं, है ना, ये आपको क्लियर, गुड। उसके बाद पोल से ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस है, ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वक्रता त्रिज्या। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, किससे, कैपिटल आर से, ठीक है। ध्रुव से यानी कि पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है, किससे डिस्टेंस होता है, फोकस से, इसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, या ठीक है। अब यही पूरा डेफिनेशन में बेटा हम लोग कौन से मिरर के लिए बना सकते हैं, कन्वेक्स मिरर के लिए, ऐसा। बस हमको पॉलिश कहां से करना है, इसके इनर सरफेस को, इसके आंतरिक भाग को हम पॉलिश करेंगे बेटा। इसका इस मिरर का नाम रख देते हैं हम लोग M1 M2, ये इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो मिडिल पॉइंट है इसको पोल यानी ध्रुव, यहां इसके मध्य बिंदु को फोकस। ये जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, दोनों मिरर को ज्वाइन कर रहे हैं, द्वारक, है ना, ये आपको ध्यान रखना। इस ध्रुव और फोकस को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बेटा, जैसे वहां लिखा है ना। ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र दूरी को वक्रता त्रिज्या, यह आपको ध्यान रखना। तो ये कौन सा मिरर बन गया बेटा, कन्वेक्स मिरर। तो डेफिनेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बेटा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा दोबारा, है ना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ये तो ये हो गया हमारे डेफिनेशन, क्लियर। अब इसमें कुछ खास बातें बेटा, हम लोग रिप्रेजेंट नॉर्मली हम ऐसे नहीं बनाते बेटा डायग्राम, है ना, नॉर्मली हम लोग ऐसा डायग्राम नहीं बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं सर, ये देखिए, हम सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन करते हैं बेटा। क्या करते हैं, सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन। जब भी आपको अवतल दर्पण बनाना हो तो सिंपल बनाना है बेटा, है ना। ये देखिए कैसे सिंपल, देखो अगर आपको अवतल दर्पण बनाना है तो इसकी बाह्य सरफेस को सिल्वर से पॉलिश कर देना बेटा। ये इसका मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस और ये वक्रता केंद्र। अगर आपको उत्तल दर्पण बनाना है
तो ये होगा उसका बाह्य आंतरिक सतह को पॉलिश करना है बेटा, याद रखना। और ये उसका ध्रुव होगा फोकस, और ये उसकी वक्रता केंद्र। क्लियर? हेलो, ये आपको तो नॉर्मली आप अवतल दर्पण हम ऐसे ही बनाते हैं बेटा। कैसे बनाते हैं अवतल दर्पण? इस तरीके से। और ये हमारा क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण, यानी कि कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो क्या होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये हमने सीख लिया। अब हमको इसका क्या करना है, इसके द्वारा जो बने हुए प्रतिबिंब है की रचना करना है बेटा। पहले प्रतिबिंब की रचना करना है ना। ये देखो, तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से अच्छे से। उसके लिए हमको प्रतिबिंब की रचना करने के लिए सबसे पहले हमको क्या क्या जानना चाहिए? किरण कैसे ये पालन करता है ना। ये देखो, तो ये रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन है ना बेटा। प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम। तो कौन कौन से नियम का पालन करता है देखिए बेटा प्रतिबिंब बनाने के लिए, है ना। तो पहला है नंबर 1, ये देखिए, ये कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण, है ना। हम दोनों का एक साथ डिस्कशन करेंगे बेटा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, है ना। ये है, तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये कहाँ होगा बेटा? अवतल दर्पण में। इफ अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। सेकेंड बेटा, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, उत्तल दर्पण में फोकस से दूर जाती हुई प्रतीत होती है। ये देखो, है ना। ये आपको ध्यान रखना। इफ अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स मिरर अवे फ्रॉम द फोकस। सेकेंड बेटा, ये देखिए जस्ट इसके अपोजिट रहता है सेकेंड लॉ, सेकेंड रूल ना। ये सब रूल्स है ना। किसके रूल्स है बेटा? रेस का, है ना। ताकि जब हम इमेज फॉर्मेशन करें तो इन रूल्स को ध्यान में रखकर बनाएंगे। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये आपको, ठीक है। ये सेकेंड रूल क्या है बेटा? इफ जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, जो प्रकाश की किरण है ना फोकस की दिशा में आपतित होती है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये आपको ध्यान, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान। तीसरा नियम है बेटा, ये अवतल दर्पण है ना। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है, उसी दिशा में लौट जाती है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में उत्तल दर्पण में आपतित होती, परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। यह आपको ध्यान, ठीक है। क्लियर? ओके। क्या बोला बेटा? इफ अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, है ना, कॉनकेव मिरर, इट रिट्रेस, है ना, या बोल सकते हैं हम लोग, है ना, रिट्रेस इन इट्स ओरिजिनल पाथ, या आपको दिखा। चौथा रूल है बेटा इसका, फोर्थ,
है ना, ये फोर्थ रूल। तो अवतल दर्पण के लिए चौथा रूल क्या है, देखिए, जो किरण ध्रुव पर आपतित होती है ना, जो किरण ध्रुव पर जितने कोण पर आपतित होती है, जितने कोण पर आपतित, परावर्तन है ना, आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के दूसरे साइड से उतना ही कोण बनाती है। यहां भी ऐसे होगा बेटा, जो किरणें उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। ठीक है, ये आपका, तो ये 4 रूल है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करते हैं बेटा, तो इन 4 रूलों को ध्यान में रखना है। ठीक है, वास्तव में ये रूल नहीं है बेटा, ये रियली में क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ही तो बता रहा है। देखिए, अगर मैं यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर दूं, तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया बेटा, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0, है ना। या तो रियली में ये वास्तव में क्या है बेटा, ये सारे जगह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। हमने आपको शुरू में बताया भी था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो स्फेरिकल के लिए भी, सरफेस के लिए है और प्लेन सरफेस के लिए भी है। क्लियर, ये आपको याद है ना कि नहीं है। अगर आपको नहीं याद है, आपने अभी वीडियो देख रहे हैं स्फेरिकल मिरर का, तो पहले मैं आपको सजेशन करूंगा बेटा कि प्लेन मिरर का वीडियो देखिए, है ना। उसके 5 वीडियो डले हैं, है ना। ये 6वें नंबर का वीडियो है, स्फेरिकल मिरर स्टार्ट हो रहा है। जब आप उनको देख लेंगे तब ये और आपको क्लियरिटी में समझ में आएगा। क्लियर, ओके बेटा। तो ये हो गया हमारा क्या, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, ये आपको याद। इसके बाद आता है बेटा साइन कन्वेंशन। क्या आता है बोलो, साइन कन्वेंशन, है ना, ये है। तो इसके बाद आता है बेटा साइन कन्वेंशन। चलिए देखिए साइन कन्वेंशन क्या होता है ना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये है। तो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। ठीक है बेटा, ये देखो, तो ये हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, कॉन्केव मिरर के लिए। बिल्कुल सेम टू सेम है बेटा कन्वेक्स मिरर के लिए। बताया आपको, दोनों को ध्यान में रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमारा पोल, फोकस, और इधर क्या रहेगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां होता है बेटा ऑब्जेक्ट, वस्तु कहां है, याद रखिएगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है वस्तु को, है ना। वस्तु से किरणें चलेंगी और वस्तु से चलने वाली किरणें जो दर्पण पर टकराती बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या करते हैं, आपतित किरण। इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये आप। ठीक है, तो वस्तु से चलने वाली किरणें जो दर्पण पर टकराती क्या कहलाती बेटा, आपतित किरण। पहला पॉइंट क्लियर, गुड। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में, उससे कोई टेंशन नहीं लेना। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ऑल द डिस्टेंस मेजरमेंट फ्रॉम द पोल, सारे डिस्टेंस कहां से नापना है बेटा, पोल से नापना है। 2 पॉइंट याद हो गया। वस्तु से चलने वाली किरण को आपतित किरण, समस्त दूरियां कहां से नापी जाती, ध्रुव से। ऑल द डिस्टेंस मेजरमेंट फ्रॉम द पोल। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन टू बी पॉजिटिव। याद है, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी यहां धनात्मक होती बेटा। आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती बेटा। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक होती बेटा, है ना। याद, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज above the principal axis पॉजिटिव एंड below the principal axis नेगेटिव, यह आपको ध्यान रखना।
बिल्कुल सेम टू सेम किसके लिए भी होगा बेटा, उत्तल दर्पण के। कुछ खास बातें और जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। यू क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ये हमेशा आपको डिफाइंड है, ये आपको याद होना चाहिए। यू को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक। ये वी क्या है बेटा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, याद रखना है ना। सारे डिस्टेंस कहां से नापते बेटा, पोल से, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को यू लिखते हैं, पोल से इमेज के डिस्टेंस को वी लिखते हैं बेटा। एफ तो बताया था फोकल लेंथ, फोकस दूरी, एफ क्या है बेटा, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, याद रखना ना। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता, त्रिज्या, ठीक, ध्यान रखना। यहां क्या क्या और लेटर आएंगे बेटा, एच आई आएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, ठीक। एच ओ वस्तु की दूरी या वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना, याद रखना, ठीक। और क्या लेटर आएगा बेटा जो बार बार यूज होगा, एम, इसको बोलते हैं रेखी आवर्धन, रेखी आवर्धन है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक। ये आपको ये सारे वर्ड आएंगे बेटा, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ये आपको ध्यान, ठीक है, गुड। अगर हम यही चीज उत्तल दर्पण में देखते, ये हमारा उत्तल दर्पण होता बेटा, है ना, ये इसका मुख्य अक्ष, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमेशा आपको बताया हूं, वस्तु, वस्तु से चलने वाली किरणें जो दर्पण पर टकराती क्या बोलते हैं बेटा, आपतित किरण, है ना। दूसरा पॉइंट, हमेशा दूरी कहां से नापना है, ध्रुव से। आपतित प्रकाश के दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक, याद रखना, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ये तो सबके लिए बेटा कॉमन है ना, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, सबके लिए कॉमन है बेटा। ये कौन है बेटा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसको बोलते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर। या तो चिन्ह पर पाठी पढ़ लिए बेटा, है ना, ये आपका। अब हमको इसका फार्मूला और उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को पढ़ना बेटा। तो यहां पर देखिए बेटा, ज्यादा फार्मूला नहीं आता है, क्या नहीं आता है, ज्यादा, ये आपको ध्यान, ठीक है। एक मिनट कैमरे को देख लेता बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नो 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 नो, बहुत सुंदर आ रहा है बेटा, गुड। यहां पर जो फार्मूला यूज होगा बेटा वो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसको बोलते हैं हम लोग दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं बेटा। किसके नाम से बोलो, दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला, है ना। ये दूसरा सूत्र आता है बेटा R बराबर 2f, ये वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ये।
तीसरा जो फार्मूला आता है बेटा वो है आवर्धन क्षमता। ये होता है HI/HO। HI को क्या बोले? प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई। HO को वस्तु की ऊंचाई। माइनस होता है बेटा V/U। याद रखना। तो हमको बहुत ज्यादा फार्मूला इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, यही हमको 3 फार्मूला पढ़ना है, याद रखना। ठीक है बेटा, तो ये हमको इस 3 फार्मूले से आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर? देख लीजिए बेटा अच्छे से। गुड। अब हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो है अवतल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है वो किस नेचर का होता है, कैसे फॉर्म होता है, कहां पर मिलेगा, ये सबको मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। ठीक है, और साथ ही साथ हम इस फार्मूले से उसका डिस्कशन भी करेंगे। चलिए, तो क्या करने वाले बोलो? अवतल दर्पण है ना द्वारा है ना बने प्रतिबिंब। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। ये देखिए, ठीक है बेटा, इसको यहां से हटा दूं क्या? यहां लिख देता हूं बेटा, ये है लेक्चर नंबर 6 है ना यहां। ठीक है, चलेगा? गुड। तो ये हमारा अवतल दर्पण है बेटा। अब इसको अच्छे से समझना बेटा, ये बहुत पूछता है बार बार आपको, है ना, तो आपको ये सब बनना चाहिए अच्छे से। और आज के बाद मेरे ख्याल से आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा। ये पोल है बेटा, ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र। ठीक है ना। सबसे पहले हम वस्तु को कहां रखते हैं? हम वस्तु को रखते हैं बेटा इनफाइनाइट में, ये है ना। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहां बनेगा? अरे कैमरे में नहीं आ रहा बेटा, कोई बात नहीं। तो वस्तु को हमने कहां रखा? अनंत पर। सबसे पहले यही चेक करना था बेटा, है ना। अब आ रहा है कि नहीं देख लो। हाँ आ रहा है। जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं बेटा तो प्रतिबिंब कहां बनता है इसका? फोकस पर। ये है उसकी पोजीशन। वस्तु को जब हम अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब कहां बना बेटा? फोकस पर। ठीक है, याद करना। ये जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा, है ना, ये कुछ राइटर लिखेंगे बिंदु, है ना, बिंदु प्रतिबिंब बनता है, पॉइंट ऑफ इमेज बनता है बोलेंगे। कुछ राइटर बोलेंगे छोटा। रियली में दोनों बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे बना रहे हैं, है ना। पॉइंट इमेज भी बोल सकते हैं या स्मॉल, है ना, इमेज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, वस्तु की तुलना में छोटा बनता है। क्लियर? दोनों वर्ड है, मैं आपको दोनों डिटेल बताऊंगा, पहले ध्यान रखिएगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट को अब हम थोड़ा सा नीरेस्ट ले आते हैं। कहां ले आते हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा? थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन जाता है। ठीक है, यानी हम वस्तु को इस डायरेक्शन में ला रहे हैं, दर्पण की ओर। वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट को कहां ला रहे हैं बेटा? दर्पण की ओर। तो जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से दूर भाग रहा है ना बेटा। प्रतिबिंब जो है दर्पण से दूर भाग रहा है। प्रतिबिंब यानी कि इमेज, ये देखो दर्पण की ओर पास आ रहे वस्तु, अब प्रतिबिंब दूर भाग रहा है। चलिए, ये भी छोटा ही है बेटा, याद रखना, स्मॉल साइज है ना। थर्ड, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रख देते तो इमेज भी कहां बनता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। ठीक है, यही एक ऐसी पोजीशन है जहां ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का मिलन होता है बेटा। और ये कैसा होता है? इक्वल साइज का। कैसा होता है बोलो? इक्वल साइज का, समान, है ना, वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर ये इक्वल साइज का बनता है बेटा, है ना। ये
यहां पर वस्तु और जो प्रतिबिंब है ना, दोनों का मिलन होता है बेटे। यही एक ऐसी पोजीशन जहां दोनों मिलते हैं, बाकी कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अगर हम वस्तु को थोड़ा और आगे ले गए, कहां ले आए बेटा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वस्तु को हमने कहां ले आया बेटा, फोकस में, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा, अनंत पर। तब प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा, अनंत पर, याद रखना, ठीक है। इसके बाद ये दोनों जो इमेज बना है बेटा, वो रियल में क्या होता है, बड़ा, यानी इनलार्ज, है ना बेटा, इनलार्ज। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में ये दोनों ही बड़ा इमेज है। ये जो पांचों इमेज बना है बेटा, रियली में जो दर्पण के सामने बनता है, ये सब कौन है बेटा, वास्तविक। और वास्तविक हमेशा क्या होता है, बताया था बेटा, उल्टा, यानी ये रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा क्या होता है बेटा, इन्वर्टेड। हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड, याद रखना, क्लियर, गुड। छठवां नंबर का जो इमेज होगा बेटा, ये देखो, जब ये अनंत तक पहुंच गया, अब इधर आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये कहां बनता है, दर्पण के पीछे। यही एकमात्र ऐसा इमेज है बेटा जो बनता है वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा क्या होता है बेटा, इरेट, और ये कैसा होता है बेटा, इनलार्ज। इनलार्ज आभासी होता है बेटा, सीधा होता है और बड़ा बनता है, ऐसा सीधा, आभासी और बड़ा, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर, ठीक है बेटा। ये तो आप इसको मैग्निफिकेशन के हिसाब से भी स्टडी कर सकते। देखिए हमारे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, एम एच आई बटे एच ओ। जहां भी प्रतिबिंब यानी एच आई का वैल्यू छोटा होगा, एच आई मतलब प्रतिबिंब छोटा है ये है, और ऑब्जेक्ट कहीं बड़ा हो, छोटा मतलब डिक्रीज हो रहा है, कम इसके कंपेयर में, है ना, और ये उसके कंपेयर में क्या ज्यादा है, या ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट की हाइट की तुलना में इमेज की जो हाइट है छोटा है, तो अगर एच का वैल्यू, एच ओ का वैल्यू ज्यादा होगा तो एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन 1। तो ये कहां कहां हो सकता है बेटा, लेस देन 1, ये और ये फर्स्ट दोनों इमेज में है, यानी ए फोकस पर जब इमेज बनेगा तो भी लेस देन 1 होगा, और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा तो भी एम का वैल्यू लेस देन 1 होगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। हाँ। जब एच आई और एच ओ दोनों का वैल्यू सेम होगा, मतलब इमेज की हाइट और वस्तु की हाइट बराबर है जहां वक्रता केंद्र में है, तो अब यहां पर मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 1, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां वक्रता केंद्र के लिए क्या आएगा, एम का वैल्यू आएगा 1, ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्या होते हैं बेटा, एच आई ग्रेटर देन हो जाते हैं एच ओ, ये लास्ट तीनों इमेज, चौथा नंबर, पांचवा नंबर और छठवां नंबर, तीनों में बेटा, तो एम क्या आता है, ग्रेटर देन 1 आता है, यह आपको ध्यान, ठीक है। तो यहां चौथे नंबर में भी एम ग्रेटर देन 1 होगा, पांचवें नंबर में भी ग्रेटर देन 1 होगा, और इस वाले में भी ग्रेटर देन 1 होगा। मैग्निफिकेशन मतलब वस्तु की तुलना में इमेज क्या है, बड़ा है, कितना बड़ा है वो डिपेंड करता है एम का वैल्यू, ये आपको ध्यान रखना। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं बेटा, ये आप रखना, क्लियर, समझ में आया बात। तो ये एम ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, इक्वल टू होगा, ये आपको ध्यान रखना बेटा। इसको ये देखो, ये सारे जो इमेज है 1 से लेकर के 5, इन सारे में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है बेटा। कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, और ये कौन सा, आभासी। यानी इन सारे कंडीशन के लिए जो एम है, पांचों पोजीशन के लिए, वहां एम का जो साइन होगा बेटा वो निगेटिव होगा। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए है ना, रियल इमेज, फॉर रियल इमेज, फॉर
रियल इमेज के लिए एम का वैल्यू जो साइन होता है बेटा, एम का साइन वो होता है निगेटिव हमेशा, ठीक है, याद रखना। और आभासी प्रतिबिंब कौन सा बेटा, आभासी प्रतिबिंब के लिए है ना, एम का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। एम का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा क्या होगा, वास्तविक के लिए क्या होगा, ये याद रखना। ऑलवेज ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ठीक है। ये है तो एम का जो वैल्यूज है बेटा, अवतल दर्पण के तीनों पॉसिबिलिटीज देखो, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, याद रखना। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमेशा याद रखना है एम का साइन जो रहेगा निगेटिव रहता है। आभासी के लिए कौन होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये आपको ध्यान। तो ये अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए 6 प्रतिबिंब, अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल देखिए। जब वस्तु अनंत पर था प्रतिबिंब फोकस पर, दूसरा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है फोकस और वक्रता केंद्र भी बनता है। वक्रता केंद्र वस्तु, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर। वस्तु को एक स्टेप आगे बढ़े, प्रतिबिंब एक स्टेप और चलेगा बेटा। वक्रता केंद्र फोकस के बीच तो अनंत और वक्रता केंद्र भी फोकस में तो अनंत पर। और जब फोकस और ध्रुव के बीच बनता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे चला जाता है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, कहां चला जाता है बेटा, दर्पण के पीछे चला जाता है। क्लियर है, कोई डाउट ना बेटा, कोई भी डाउट है क्या, बोलो। यहां तक किसी को है ना, मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे चले, है ना बेटा। ये अब हम इसी का उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का अध्ययन करेंगे बेटा। अगर हम उत्तल दर्पण का अध्ययन करते हैं बेटा तो देखो क्या होगा। चलिए, है ना, ये देखिए किसका देख रहे हैं बेटा, उत्तल दर्पण का। ये हमारे पास है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, कन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए जो प्रतिबिंब है उसको देखो बेटा। तो उत्तल दर्पण जो होता है मात्र 2 ही प्रकार के इमेज फॉर्म करते हैं बेटा, देखना। पहला, जब हम वस्तु को कहां रख देते हैं, अनंत पर। कहां रख देते हैं बेटा, अनंत पर, है ना। तो अब इसका जो प्रतिबिंब होता है वो कहां बनता है बेटा, फोकस में बनता है। अभी बताया था, जो फोकस में बनता है हमेशा क्या होता है बेटा, पॉइंट यानी कि बिंदु। बिंदु बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, वस्तु के सापेक्ष छोटा, वस्तु के सापेक्ष छोटा। दूसरा कौन सा बनता है बेटा, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी हो वस्तु, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी हो, तब प्रतिबिंब कहां बनता है बेटा, तब प्रतिबिंब बनता है फोकस और ध्रुव के बीच में। ये देखिए, ये भी छोटा ही बनता है बेटा, है ना। ये कैसे कहां पर है, देखो ध्यान से, है ना, दर्पण के पीछे। तो ये सारे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी। सारे जितने भी यहाँ प्रतिबिंब बनते हैं आभासी बनते हैं। हम आभासी हमेशा क्या होता है बेटा, सीधा होता है और इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। और वहां जो आभासी प्रतिबिंब बनता था बेटा, बड़ा बनता था, याद रखना, है ना। हमने इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं बेटा उसी तरीके से, है ना। कैसे डिस्कशन करेंगे, देखो आपको बताया थे एम लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/HO, है ना। ये है, देख लीजिए, यहां लिख देता हूं ना। HI का वैल्यू जब प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई कम होगा वस्तु के सापेक्ष, यानी ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा, तब m का वैल्यू क्या मिलेगा, लेस देन 1। तो यहां तो एक ही प्रकार का बनाते बेटा, यहां हमेशा छोटा बनता है, यानी m का वैल्यू क्या रहेगा, निगेटिव।
और ये कौन सा इमेज फॉर्म करता है? ओनली एंड ओनली आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए यहां पर कभी भी m का वैल्यू क्या नहीं मिलेगा? बोलो, पॉजिटिव नहीं मिलेगा, है ना? याद रखना, आभासी प्रतिबिंब बनाता है हमेशा। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या बोलते हैं बेटा? फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा m का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा और m का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 1 होगा। याद रखना अच्छे से, है ना? ये हमेशा आभासी और छोटा ही बनाता है बेटा। क्लियर? बोलो, आइस की नहीं आइस? याद रखना, ये 2 प्रकार का इमेज फॉर्मेशन करता है बेटा। यानी यहां पर भी जो मिलेगा m का वैल्यू क्या मिलेगा? लेस देन 1। यहां भी मिलेगा वो लेस देन 1 ही रहेगा। ठीक है? ये क्लियर? 2 ही इमेज बनाता है बेटा उत्तल दर्पण, केवल कन्वेक्स मिरर केवल 2 ही इमेज फॉर्म करते हैं। ये आपको क्लियर? ठीक है? अरे यार, बोलो यस या नो तो बोल दिया करो बेटा। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखें। समझ में आइस कि नहीं आइस? गुड, मिटा दो। ओके बेटा, ठीक है? चलिए, तो यहां तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगले क्लास में मैं इसका और आगे के फार्मूले और न्यूमेरिकल के साथ हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना बेटा? ओके बेटा, थैंक यू।